नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये 40 साल पुरानी है। ये कहानी 1983 की है। कहानी हमें भेजा है वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी बिहार के रहने वाले हैं और कहानी इनके पिताजी की है। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र है और ये जो कहानी है, घटना है, मेरे पिताजी के साथ में घटी थी जब वो करीब 20 साल के थे। तो चलते हैं उस कहानी में, मेरे पिताजी के जुबानी। दोस्तों, वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद है। वो रविवार का दिन था। हमारी स्कूल की छुट्टी थी। हम अपने गांव के लड़कों के साथ में अपना भैंस लेकर के और नदी किनारे की तरफ चल दिए थे। वो तो हमारा रोज़ का काम था, लेकिन मैं स्कूल से आने के बाद ही करता था। चाहे आधा घंटा के लिए या 1 घंटे के लिए अपने भैंस को नदी किनारे की तरफ ज़रूर ले जाता था, नहीं तो वो चिल्लाती रहती थी। और उस दिन भी संडे का दिन था, तो आज हमारे पास पूरा दिन ही खेलने कूदने का बचा हुआ था। दोपहर के बाद में हम लोग नदी किनारे के वाले मैदान में चले गए थे। साथ में अपने भैंस भी ले गए थे कि ये घूम फिर लेगी, थोड़ा चारा वारा खा लेगी खेत में, घास फूस। और हम बच्चों के साथ में खेलने लगे थे। खेल में हम इतना मशगूल हुए कि मैं भैंस की तरफ से बेफिक्र हो गया था। मैं भैंस का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा कि भैंस कहाँ पर है, कहाँ गई है। मैं अपने खेल में लगा रहा था। अब शाम होने को आ गई थी। अब बच्चे अपने अपने जानवरों के साथ में, पशुओं के साथ में अपने घर की तरफ चलने लगे थे और मेरा भी खेल ख़त्म हो चुका था। तो मैं भी अपने भैंस को देखने लगा कि मेरी भैंस कहाँ पर है, लेकिन मेरी भैंस तो नज़र आ ही नहीं रही थी। मैं ढूंढने लगा अपनी भैंस को, सबसे पूछने लगा, तूने मेरी भैंस को देखा है, कहाँ है मेरी भैंस? लेकिन सब ने मना ही कर दिया। अरे ना भाई ना, हमने नहीं देखा तुम्हारी भैंस को, कहीं जा कर के देखो, ढूंढो, पता नहीं कहाँ गई वो। अब वो नदी किनारे का एरिया बहुत लंबा था और उसमें जंगल झाड़ भी लगे हुए थे, सरकंडों की झाड़ियाँ, जंगली बेर, तरह तरह के उसमें पेड़ पौधे निकले हुए थे। मैं अपनी भैंस को हर तरफ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जो लड़के अभी तक वहाँ अपने मौजूद थे, तो मैं उनसे पूछने लगा, अरे भाई, कोई तो बता दो कि मेरी भैंस किस तरफ गई है। लेकिन सब तो खेल में लगे हुए थे, उनको भी नहीं मालूम था कि मेरी भैंस किस साइड में गई है। और मैं भैंस को अपनी आवाज़ देने लगा था। भैंस मेरी आवाज़ को पहचानती थी। अगर मैं उसको आवाज़ दूं तो आवाज़ का जवाब ज़रूर देती थी, चिल्ला करके, बोल करके। लेकिन मेरे कितने ही आवाज़ देने पर मेरी भैंस की आवाज़ कहीं सुनाई नहीं पड़ रही थी। भैंस मेरी काफ़ी दूध देती थी और महंगी भी थी। अगर कहीं गुम हो गई तो मेरे पिताजी तो छोड़ेंगे नहीं, मेरी तो हालत ख़राब कर देंगे। मैं इस डर से ज़्यादा डरा हुआ था और दूसरा, उस भैंस से मुझे कुछ ज़्यादा ही लगाव था। अब मैं पागलों की भांति उस एरिया में भटकने लगा, चिल्लाते हुए, ढूंढते हुए भैंस को आवाज़ दे रहा था कि कहीं झाड़ियों में चारा खा रही हो तो कम से कम आवाज़ तो सुन करके जवाब तो दे देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हर तरफ मैं ढूंढता हुआ, आवाज़ देता हुआ दौड़ लगा रहा था, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा था।
आखिरकार मैं उस जगह पर लौट आया जहाँ पर हम लोग खेल खेल रहे थे। मैं वहाँ देखा तो सारे लड़के जो गांव के थे वो अपने अपने पशु के साथ में चले गए थे। अब वहाँ पर एक बुजुर्ग बचे हुए थे, वो भी अपने पशु को लेके जा रहे थे। मैंने बोला, चाचा आप मेरी भैंस ढूंढवा दो, नहीं तो पिताजी मुझे बहुत पिटाई करेंगे। वो बोलने लगे, अरे बेटा मैं कहाँ ढूंढूं तेरी भैंस को, तू तो ढूंढ ही लिया है। अब तो वही जंगल वाला एरिया बचा है और उसमें मैं तो जाऊंगा नहीं। मैंने कहा, चाचा चलो ना ढूंढवा दो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करने लगा था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं तैयार हो रहे थे। बोलने लगे, नहीं बेटा नहीं, शाम के टाइम में उस एरिए में जाना ठीक नहीं है। मैंने गांव के लोगों से सुना है कि उस सरकंडे के अंदर में, झाड़ियों के अंदर में भूत प्रेत रहते हैं, तो बेटा मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे माफ़ करना। और अपने वो पशु लेकर के गांव की तरफ चल पड़े थे। अब मायूस सा बैठा मैं वहाँ पर ज़मीन पर और सोचने लगा कि हे भगवान अब मैं क्या करूं। अगर मेरी भैंस नहीं मिली तो मेरे पिताजी तो बहुत पिटाई करेंगे। अब मैं करूं तो क्या करूं, मुझे रोना आ रहा था, लेकिन मैं हार मानने वाले में से नहीं था। मैं फिर कोशिश करने वाला था और वही मैंने किया। अंधेरा हो चुका था लेकिन चांद निकला हुआ था। आज पूर्णमासी की रात थी, चांद बड़ा ही दिखाई पड़ रहा था। सुबह से तो नदी के तट पर लोग नहा नहा करके पूजा कर रहे थे और अब इस टाइम में वहाँ पर कोई नहीं था। नदी के घाट भी अब सुन सपाटा पड़ा हुआ था। कहा जाए तो उस जगह में मेरे अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। और मैं फिर अपनी भैंस को आवाज़ लगाता हुआ और हर तरफ ढूंढने लगा था कि कहीं सरकंडे में वो मुझे नज़र आ जाए, चाहे वो आवाज़ दे दे, लेकिन कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा था। मैं अब वास्तव में रोने लगा था कि मैं अब कैसे जाऊं घर जाके क्या बोलूँगा कि अपनी भैंस को मैं खो दिया हूँ। तो पिताजी तो छोड़ेंगे नहीं, मुझे बस पिताजी की ही डर सता रहा था। और मैं सरकंडे के पास में बैठ गया था, उधर ही ध्यान लगाए हुए था कि अगर कोई सरकंडा उल्टा हिलता है तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मेरी भैंस किस तरफ में है, अगर उसके अंदर है तो। और वही मैं नज़रें गड़ाई सब देख रहा था। धीरे धीरे रात बीतती चली जा रही थी। अब वहाँ लग रहा था कि करीब 9 बजे के आसपास का रात का टाइम हो चुका था। पिताजी तो घर आते थे काम से तो कम से कम 10 बजे के आसपास ही आते थे अपना दुकान बढ़ा करके। मैं 9 बजे 10 बजे तक तो फ्री था कि मेरी भैंस मिल जाए तो पिताजी का पता नहीं लगेगा। लेकिन इसके बाद में क्या होगा, अगर पिताजी घर पहुँचे ना तो भैंस मिलेगी ना मैं मिलूँगा। मेरी माँ को वो बहुत परेशान करेंगे कि सब तेरा सर चढ़ाए हुआ है तो डांटती नहीं है। अब देख ना भैंस मिल रहा है ना तुम्हारा लड़का। वो ज़रूर मेरी माँ को बात सुनाते। मैं बुरी तरह से इस चीज़ को सोच करके डरा हुआ था। माँ मेरी बहुत भोली भाली थी, वो पिताजी की किसी बात का जवाब नहीं देती थी। मैं जो भी बोलता था मेरी माँ मान लेती थी। मैं सब यही सब सोचते हुए करीब 9 साढ़े 9 का वक्त तो हो ही चुका था। अब मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। अब मेरे पास में कोई ऑप्शन बचा नहीं था। एक मन कर रहा था कि चलो घर ही चलते हैं, आखिर पिटाई होगी तो क्या बात है, होने दो, गलती हमारी है। लेकिन दूसरा मन कह रहा था कि नहीं, घर नहीं जाना है, भैंस को ढूंढना है। वो भैंस मुझे भी बहुत प्यारी लगती थी। मेरे एक इशारे पर जहाँ बुलाऊं वहाँ दौड़ी चली आती थी। मैं उसको खोना नहीं चाहता था। अगर वो भैंस इन सरकटों के जंगल में गई है
तो उसके लिए भी खतरा था कि उसमें जानवर वगैरह भी रहते थे, गिद्धड़ वगैरह, वो कभी भी भैंस पर हमला कर सकते थे। अब मैं इस चीज़ से और घबरा गया था। आज तब तक तो जंगली जानवरों का आवाज़ आना शुरू हो चुका था। गिद्धड़ों की आवाज़ रह रह करके और सुनाई पड़ने लगी थी। कभी एक किसी जगह से आवाज़ देता तो उसकी आवाज़ का जवाब दूसरा जो गिद्धड़ था वो दूर से देता था, और इस तरह आवाज़ बढ़ती चली गई थी। मैं उन आवाज़ों को सुन कर के डर गया था कि कहीं मेरे भैंस के साथ में कुछ ना हो गया हो। और तभी सरकंडा एक जगह पर मुझे ज़ोर ज़ोर से हिलता हुआ नजर आया, और मैं आव न देखा ताव उन सरकंडों के बीच में घुस चुका था। मैं अपनी भैंस को आवाज़ लगाता हुआ और सरकंडों के अंदर चलता जा रहा था, लेकिन जो सरकंडा था जिस जगह पर मैं देखा था कि वहाँ हिल रहा था, अब तो उस जगह पर कोई नहीं था। हाँ, आगे में लग रहा था कि कोई जा रहा हो, और सरकंडों की लहराने की आवाज़ मुझे साफ सुनाई पड़ रही थी कि जैसे उसमें से कोई गुजर रहा हो। और वो जो भी गुजर रहा है मोटा तगड़ा है कि सरकंडे चरमरा रहे थे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। और मुझे लगा कि मेरी ये भैंसी है, और मैं जिधर जिधर सरकंडा लहराता हुआ सुनाई पड़ रहा था, आवाज़ आ रही थी, उधर मैं चलने लगा था। मैं अंदर बहुत आ चुका था, और फिर अचानक जो सरकंडे की सरसराहट थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। बस दूर गिद्धड़ों की आवाज़ हवा में सुनाई पड़ रही थी, और इसके अलावा बिल्कुल शांति हुआ पड़ा था उस जगह पर। मैं अपनी भैंस को आवाज़ खड़ा होकर के लगाने लगा कि कहीं सुन ले तो मेरे पास ज़रूर आ जाएगी, लेकिन आवाज़ तो मैं काफ़ी देर से दे रहा था, लेकिन भैंस नहीं आई। मेरे सामने में ऐसी चीज़ आई कि मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं एकदम देखा तो दहल चुका था देख करके कि आखिर ये कहाँ से मेरे सामने में आ गई है। देखा एक लाल साड़ी में और जवान औरत, कम से कम 25-30 साल की होगी, और हवा में उसका जो साड़ी था लहरा रहा था, लाल साड़ी, अब मेरे सामने ही बिल्कुल खड़ी दिखाई पड़ रही थी। चाचा ने बताया था, जो गांव वाले मेरे थे, कि बेटा इस सरकंडे के अंदर में, ये झाड़ियों के अंदर में भूत प्रेत चुड़ैल होती है। अब मुझे उनका ध्यान आ चुका था कि कहीं ये वही तो नहीं है, भूती तो नहीं है। तब तक वो औरत मुझसे बोलने लगी, अरे तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है इस जगह पर? वो बड़ी मीठी आवाज़ में बोली थी। तो मुझे लगा कि चुड़ैल भला ऐसी थोड़ी होती है, वो तो खतरनाक होती है, और इतना सवाल हमसे थोड़ी पूछेगी। मैं बोलने लगा कि मेरी भैंस खो गई है, अब मैं उसी को ढूंढता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा हूँ, लेकिन मेरी भैंस मिल नहीं रही है। वो मेरी बात सुन कर के और हवा में देखने लगी थी इधर उधर, और तभी एक भारी सी आवाज़ वहाँ पर गूंजने लगा। लग रहा था जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हो, चिल्ला रहा हो। ऐसी आवाज़ हर जगह फैलने लगी थी, वो भी भारी आवाज़ में। और उस आवाज़ को सुन कर के जो वो औरत थी वो मिनटों में मेरे नज़रों के सामने से गायब हो चुकी थी। अब गायब होते ही मुझे तो समझ में आ गया था कि जो औरत थी ये कोई इंसान जैसी तो थी, लेकिन इंसान नहीं थी। इंसान ऐसे भला कैसे नज़रों के सामने से गायब हो सकता है और अचानक आ सकता है? ऐसा तो संभव नहीं है। ज़रूर मैं भूत प्रेत के एरिए में आ चुका हूँ, और जो आवाज़ सुनाई पड़ रही है वो भी शायद किसी भूत का ही हो। अब तो डर के मारे पूरे बदन से पसीना निकलने लगा था।
मैं कांपने लगा था डर से कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं। और वो जो आवाज़ थी अब मेरे पास में पहुंचने लगी थी। लग रहा था कि जो भी है मेरे पास आता जा रहा है, नज़दीक आता जा रहा है। अब मेरे मुंह से तो कुछ भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं पहले भैंस को आवाज़ दे के बुला रहा था, लेकिन मेरा ऐसे लग रहा था कि मेरा मुंह बिल्कुल सील चुका है। मेरे गले से आवाज़ भी बिल्कुल नहीं निकल रही थी, और ना मैं भाग पा रहा था, ना कुछ सोच पा रहा था उस डर के कारण से। और जो आवाज़ थी भारी भरकम, और वो मेरे बिल्कुल में पास आ चुकी थी, और सरकंडों की टूटने की, चरमराने की ऐसी आवाज़ें साथ साथ में आ रही थी। वो जो भी था वो सरकंडों के बीच में चल रहा था। अब मैं बस वहीं खड़ा और सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था थर 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 कि अब मैं क्या करूं। और तभी वो औरत मुझे दिखाई पड़ी, अब बिल्कुल मेरे पास में, और उसने मेरा हाथ पकड़ा और खींचती हुई घनी झाड़ियों के बीच में आ गई। अब मैं जादू की तरह उसके साथ में चल पड़ा था। और फिर वो देखने लगी थी जिधर से वो आवाज़ आ रही थी। मैंने देखा कि कम से कम 10 फीट का मोटा तगड़ा इंसान जैसा दिखाई पड़ रहा था। सर उसका बहुत बड़ा ही मुझे नज़र आ रहा था, और जो चेहरा मोहरा था वो बहुत ही डरावना सा दिख रहा था। बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें उसकी मुझे दिखाई पड़ रही थी। और वो औरत थी कि मुझे एकदम चुप कराने की मेरे मुंह पर उंगली रखती थी कि मतलब बिल्कुल सांस तो लो, लेकिन आवाज़ बिल्कुल मत निकालना। वो बोल नहीं रही थी, बस इशारा करके बताई थी। लेकिन ये कौन औरत थी जो मेरे सामने से गायब हो चुकी थी और दोबारा फिर सामने आ चुकी थी। अब मुझे ये क्यों बचा रही थी उस इंसान से, उस भूत से जो भी था सामने में। और वो जो लंबा आदमी था मेरे बगल से होता हुआ गुजर चुका था आगे की तरफ में, और वो भारी भरकम आवाज़ में खांसता हुआ ऐसे गुर्राता हुआ चल रहा था। और उसकी जो पैरों के तले जो भी सरकंडे झाड़ियाँ आती थी वो टूट जाती थी। वजन उसका काफ़ी था, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। और जैसे ही हमारे पास से गुजर गया, औरत ने बोली, बस बोली नहीं, इशारा किया कि चलो यहाँ से। और फिर वो आगे आगे और मैं पीछे पीछे, और मुझे वो सरकंडों की किनारे तक पहुँचा दिया और बोली, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तुम मारे जाओगे, भागो यहाँ से, मुड़कर मत आना। इतना ही बोली और फिर वो गायब हो चुकी थी। मैं बाहर तो निकल आया था और डर के मारे मेरा बुरा हाल हुआ पड़ा था। अब मैं समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, मेरे साथ में ये लोग क्या करने वाले थे। और मैं वहाँ से चल पड़ा था अपने घर की तरफ, दौड़ता हुआ, भागता हुआ। मैं जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचना चाहता था कि माँ को मैं सब बता दूँ पिताजी को आने से पहले, तो शायद माँ मुझे इस बात से मुझे पीटने से बचा ले। नहीं तो पिताजी तो मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई करते, भैंस ना मिलती तो। और मैं यही सब सोचता हुआ, दौड़ता हुआ मैं अपने घर पहुंच गया था। जब मैं अपने दरवाजे पर पहुंचा तो क्या देख रहा हूं कि मेरी भैंस तो मेरे खूंटे पर बंधी हुई है। मेरे देख करके दिमाग खराब हो चुका था। मैं जल्दी से अंदर पहुंचा और माँ से बोला, माँ। मुझे देखते ही माँ चिल्लाई, बेटा कहाँ गया था तू? इतनी रात में कहाँ था, किसके पास था? क्या अभी तक खेल खेल रहा था? यानी कि माँ ये सब बातें छोड़ो, तुम बताओ भैंस हमारी कैसे आई? बोली, बेटा ये तो काफ़ी देर से पहले ही आ चुकी थी। सूरज ढलते ही मैं देखा कि अपने खूंटे के पास में खड़ी थी, और मैं अब इसका जो खूंटे के पास मैंने इसको बांध दिया और दाना पानी मैंने इसको दे दिया था। लेकिन तुम कहाँ थे इतनी रात तक? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खामखा उस भूतिया सरकंडे वाली जंगल में फंसा हुआ था। अगर मेरे साथ कुछ हो जाता
तो किसी को मालूम नहीं होता कि मैं कहाँ पर हूँ। मुझे अभी भी डर लग रहा था। फिर मैंने माँ से सारी बात बताया कि माँ ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ था और एक बेचारी औरत भूती थी, लेकिन मेरी उसने रक्षा किया। उस बड़े वाले शैतान से, लंबा इंसान से मुझे बचाया था। अगर वो मुझे देख लेता तो शायद वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ता। माँ मेरी बात सुनकर के डर गई थी और मुझे प्यार करने लगी। बेटा बोलने लगी कि बेटा देखो, अरे भैंसी है ना, गुम हो जाती कोई बात नहीं, तुम तो घर आ जाते हो वापस। मैं तुम्हारे पिताजी से बोल देती, वो नहीं मारते। माँ मुझे समझाने लगी थी। अब मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं खाम इतनी रात तक उस जंगल में फंसा रहा, अपनी भैंस को ढूंढता हुआ। ये बात मैं आज भी भूल नहीं पाता हूँ। इस बात को जब पिताजी को मालूम हुआ, माँ ने ही बताया था कि उसके दिल में कोई बात पचती नहीं थी, तो पिताजी ने तो मेरी पिटाई तो नहीं की, लेकिन क्लास ज़रूर लगाई और बोलने लगे, अरे बेटा, भैंस से अगर गुम ही हो गई भैंस हमारी, तो क्या तुम मुझे मैं जान से मार देता? ऐसा जो गलती उस रात किया था कभी मत करना। अरे मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ बेटा। भैंस तो आती जाती रहेगी, लेकिन तू बता, तू क्या सोच करके वो उस रात में रुका था? पिताजी मुझे डांटने लगे थे। अब मुझे लग रहा था कि पिताजी भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन मैं बहुत डरता था पिताजी से कि वो हाथ छोड़ने में देरी नहीं करते थे। लेकिन उस घटना के बाद से पिताजी ने मेरे को कभी हाथ नहीं लगाया था। लेकिन वो औरत कौन थी लाल साड़ी में, जिसने मेरी जान बचाई थी उस रात को? मैं इस पहेली को कभी हल नहीं कर पाया हूँ, ना समझ पाया हूँ। क्या वो मुझे बच्चा समझ करके ही मुझ पर दया किया था? अगर कोई बड़ा होता तो शायद वो मदद नहीं करती। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पे भी आप लोग विज़िट कीजिए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ मैंने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।